हेलो साथियों, भारतीय न्याय संहिता 2023 में हम पढ़ रहे हैं अध्याय 19। आज हम पढ़ेंगे बीएनएस की धारा 356 जो कि आईपीसी की धारा 499, 500, 501, 502 के समरूप है। यानी 356 किसके समरूप है? 499, 500, 501, 502 के समरूप है। मानहानि क्या है हम आपको बताएंगे अपने इस वीडियो में। इस धारा के अंतर्गत मानहानि को एक दंडनीय अपराध बनाकर व्यक्ति के प्रतिष्ठा संबंधी अधिकारों को विधिक संरक्षण प्रदान किया गया है। इस धारा में दी गई मानहानि की परिभाषा में 3 मुख्य तथ्यों का समावेश है, अर्थात व्यक्ति, उसकी ख्याति तथा ख्याति को पहुंचाई जाने वाली अपहानि। मानहानि के अपराध के लिए वास्तविक हानि का सबूत आवश्यक नहीं होता है। सोहनलाल बनाम राज के बाद में यह विनिश्चित किया गया कि मानहानि के अपराध का सार किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने का आशय तथा उस आशय का प्रकाशन करके कार्यान्वित करने में है। इस धारा के अंतर्गत मानहानि के अपराध के लिए निम्नलिखित तथ्यों का होना आवश्यक है। नंबर 1, किसी व्यक्ति के संबंध में कोई लांछन लगाना या उसे प्रकाशित करना। नंबर 2, ऐसा लांछन मौखिक या लिखित शब्दों में हो, संकेतों में हो, दृश्य निरूपणों द्वारा लगाया गया हो। नंबर 3, ऐसा लांछन इस आशय से लगाया गया हो कि जिस व्यक्ति के प्रति वह लगाया गया है उसकी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचे, या वह यह जानते हुए या विश्वास करने का पर्याप्त कारण होते हुए लगाया गया हो जिससे उस व्यक्ति को हानि होगी जिस पर वह लगाया गया हो। ज्ञातव्य है कि मानहानि के परिवाद में मानहानि कारक संपूर्ण प्रकाशन को उद्धृत किया जाना आवश्यक नहीं है। मानहानि कथनों का मसौदा परिवाद के साथ एक पृथक दस्तावेज को संलग्न करके भी प्रस्तुत किया जा सकता है। अतः यह आवश्यक नहीं कि उसका उल्लेख परिवाद के पाठ में ही हो। परिवाद केवल व्यथित व्यक्ति द्वारा ही दायर किया जाना चाहिए। अतः पति की मानहानि के लिए पत्नी द्वारा दायर किए गए परिवाद को पोषणीय नहीं माना गया है। लांछन व्यक्ति से संबंधित हो। सामान्यतः मानहानि से आशय यह है कि किसी व्यक्ति के प्रति अन्य लोगों की निगाह में क्या प्रतिष्ठा या इज्जत है। किसी व्यक्ति की स्वयं की प्रतिष्ठा के प्रति राय को उसकी प्रतिष्ठा नहीं माना जाएगा। मानहानि के अपराध के लिए यह आवश्यक है कि मानहानि कारक लांछन किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के विरुद्ध लगाया गया हो। इस धारा में प्रयुक्त शब्द व्यक्ति के अंतर्गत कोई कंपनी या संगठन, निकाय भी सम्मिलित है, जैसा कि पूर्व में बताया गया है। इस संबंध में इस धारा के स्पष्टीकरण 1 तथा 2 स्थिति को अधिक स्पष्ट करते हैं। स्पष्टीकरण 1 के अनुसार किसी मृत व्यक्ति की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने वाले कथन भी मानहानिकारक हो सकते हैं यदि लांछन इस प्रकार का हो कि उस व्यक्ति के जीवित रहने पर उसकी प्रतिष्ठा पर आघात पहुंचाता। किसी मृत व्यक्ति की मानहानि के लिए उसके सगे संबंधी या नातेदार परिवाद ला सकते हैं। इसी प्रकार स्पष्टीकरण 2 के अनुसार किसी कंपनी, संगठन या व्यक्तियों के समूह के प्रति किए गए लांछनास्पद कथनों के लिए भी दोषी व्यक्ति के विरुद्ध इस धारा के अधीन परिवाद लाया जा सकता है। R.K. कर्णाजेम के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक निश्चित निकाय है जिसकी अपनी स्वतंत्र पहचान है। अतः इस संस्था के विरुद्ध लगाए गए लांछनास्पद आरोपों को मानहानिकारक कहा जा सकता है और स्पष्टीकरण 2 के अंतर्गत इसके किसी भी सदस्य द्वारा दोषी व्यक्ति के विरुद्ध परिवाद लाया जा सकता है। यदि लांछन लगाए गए व्यक्तियों या उनके समूह की निश्चित रूप से पहचान न की जा सकती है यदि लांछन लगाए गए व्यक्तियों उनके समूह की निश्चित रूप से पहचान न की जा सकती हो तो उनके प्रति किए गए लांछनास्पद कथन के लिए दोषी व्यक्ति के विरुद्ध इस धारा के अंतर्गत अभियोजन नहीं लाया जा सकता। उदाहरणार्थ, सामने खड़े 4 व्यक्तियों की ओर से संकेत करते हुए यदि कोई व्यक्ति यह कहता है कि उनमें से 2 रिश्वतखोर हैं तो इस लांछनास्पद कथन के लिए उसके विरुद्ध इस धारा के अंतर्गत आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती, क्योंकि उन 4 व्यक्तियों में से किन 2 व्यक्तियों के प्रति उक्त कथन किया गया ये निश्चित नहीं है। अधिवक्ता वर्ग के प्रति कहे गए सामान्य कथन के लिए वे झूठे और बेईमान होते हैं। कोई अधिवक्ता व्यक्तिगत रूप से मानहानि का परिवाद दायर नहीं कर सकता, परंतु यदि अधिवक्ता विशेष के प्रति यह कहा गया हो कि सभी वकील झूठे और बेईमान होते हैं इसलिए वह अधिवक्ता भी वकील होने के नाते झूठा और बेईमान है, तो ऐसे लांछनास्पद कथन इस धारा के अंतर्गत मानहानिकारक माना जाएगा। आशा पारेख बनाम बिहार राज्य के बाद में एक फिल्म के विरुद्ध वकील वर्ग के प्रति मानहानिकारक दृश्य फिल्माने का आरोप था। न्यायालय ने विनिश्चित किया कि फिल्म निर्माता एक निकाय होने के कारण उसे अभ्यारोपित किया जा सकता है, परंतु जहां कथन सर्वसाधारण वकील वर्ग के प्रति किया गया हो वह वाद योग्य नहीं होगा, क्योंकि यह किसी निश्चित व्यक्ति विशेष से संबोधित नहीं किया गया है।
नरोत्तम दास बनाम पटेल मगन भाई रेवा भाई तथा अन्य के बाद में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण से उद्विग्न होकर गुजरात के अधिवक्ताओं ने आंदोलन शुरू कर दिया और सामूहिक रूप से न्यायालय की कार्रवाई में भाग लेना बंद कर दिया। इस सत्याग्रह की एक समाचार पत्र ने अपने संपादकीय में आलोचना करते हुए अधिवक्ताओं को काजिया दलाल के नाम से संबोधित किया। समाचार पत्र के संपादक के विरुद्ध इस धारा के अंतर्गत विचारण कार्रवाई में गुजरात न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि अभियुक्त ने परिवाद दायर करने वाले अधिवक्ता के नाम का उल्लेख नहीं किया था, बल्कि कथित अपमान लेख समस्त अधिवक्ता वर्ग को संबोधित था, जिसमें सम्मिलित असंख्य अधिवक्ताओं की व्यक्तिगत रूप से पहचान असंभव थी। अतः अपमानजनक शब्द काजिया दलाल का प्रयोग संपूर्ण वकील वर्ग के प्रति किया गया था, न कि परिवादी के लिए व्यक्तिगत रूप से। वस्तुतः संपादकीय का यह आशय यह था कि वकीलों को सामूहिक रूप से सत्याग्रह का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए, अतः अभियुक्त को मानहानि का दोषी नहीं माना गया। इस धारा के प्रयोजन के लिए समाचार पत्र को व्यक्ति नहीं माना गया, अतः किसी समाचार पत्र की मानहानि इस धारा के अंतर्गत अपराध नहीं है जब तक कि उसके प्रकाशन से संबंधित किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध कोई मानहानिकारक कथन न किया गया हो। शत्रुघ्न सिन्हा बनाम राज भानु सूरजमल राठी के बाद में प्रत्यार्थी जो कि मारवाड़ी समुदाय का एक सामाजिक सक्रिय कार्यकर्ता था ने अपीलार्थी से ने अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा के विरुद्ध यह परिवाद दायर किया कि उन्होंने स्टार डस्ट नामक एक फिल्म पत्रिका के लिए दिए गए साक्षात्कार में कहा कि मारवाड़ी समुदाय को अपनी मातृभूमि भारत के प्रति कोई प्रेम और लगाव नहीं है। परिवादी का कहना था कि उक्त प्रकाशन मारवाड़ी समुदाय के लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़काने के उद्देश्य से किया गया था। इससे मारवाड़ी वर्ग के लोगों की मानहानि हुई थी। परिवाद पुणे और नासिक दोनों जगह दायर किया गया था। पुणे के मजिस्ट्रेट ने प्रकरण का संज्ञान करके अभियुक्तों के विरुद्ध 295 534 आईपीसी के आरोप लगाते हुए आदेश का जारी की। उच्च न्यायालय ने निश्चित किया कि अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 295 का आरोप नहीं बनता है, लेकिन उनके विरुद्ध धारा 500 के अंतर्गत लाया गया आरोप उचित था। परंतु परिवाद में किए गए कथन के अनुसार धारा 499 के अंतर्गत मानहानि का आरोप सिद्ध होना कठिन था। परंतु नासिक के मजिस्ट्रेट अनुसार अभियुक्तों को इस धारा के अधीन आरोपित किया जाना उचित था, क्योंकि उनके विरुद्ध इस धारा का प्रथम दृष्टया आरोप बनता था। उच्चतम न्यायालय ने अपील में निर्णित किया कि किसी धारा के अंतर्गत अभियुक्त को आरोपित किया जाना उचित है या अनुचित, इसका निर्धारण मजिस्ट्रेट की अधिकारिता का प्रश्न है। अतः इस चरण में उच्चतम न्यायालय का हस्तक्षेप न्यायोचित नहीं होगा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट न्यायालय परिवाद को खारिज नहीं कर सकता। तो साथियों, ये कुछ उदाहरण थे। किस चीज के उदाहरण थे? जो हमने आपको बताए हैं लांछन व्यक्ति से संबंधित हो। अब हम पढ़ेंगे वक्रोक्ति। कभी कभी बोले गए लिखे गए कथन प्रत्यक्षतः परिवादी को संबोधित नहीं किए गए होते, लेकिन परिवादी यह साबित करता है कि विशिष्ट परिस्थितियों में वे उसके प्रति लांछनास्पद हैं और मानहानिकारक अर्थ रखते हैं। इसे वक्रोक्ति कहा गया, जो मानहानि का एक विशिष्ट रूप है। एग्जाम्पल, बी सुबेर बनाम डॉक्टर पी के सुधारकन के बाद में अभियुक्त ने एक चिकित्सा व्यवसायी को उसका नाम लिए बिना व्यवसायिक व्यभिचारी तथा घटिया नैतिक चरित्र वाला कहा। परिवादी ने यह निसंदेह रूप से साबित कर दिया गया कि अभियुक्त ने उक्त लांछनास्पद कथन उसी के प्रति किए थे, अतः अभियुक्त को इस धारा के अंतर्गत मानहानि का दोषी ठहराया गया। सुमित विनायक देव बनाम नंद कुमार देशपांडे के मामले में अभियुक्त ने परिवादी को कटाक्ष रूप से कहा कि केवल सी ही जानती है कि बच्चों द्वारा स्कूल में लाए गए कटोरों का क्या हुआ। परंतु न्यायालय ने अभियुक्त को मानहानि के अपराध से दोष मुक्त कर दिया, क्योंकि परिवादी यह निश्चित रूप से सिद्ध करने में असफल रहा कि उक्त लांछनास्पद कथन उसी के प्रति कहे गए थे। अब हम पढ़ेंगे लांछनास्पद कथन। इस धारा में प्रयुक्त लांछन शब्द से अभिप्राय ऐसे वचन, लेख, चिन्ह या दृश्य रूपण से है जिससे किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचती हो। इस संबंध में बीएनएस के अंतर्गत मौखिक या लिखित लांछनास्पद कथनों में कोई विभेद नहीं किया गया है और दोनों ही समान रूप से दंडनीय हैं। लिखित तथा मौखिक कथनों के अलावा मानहानि मूर्ति, व्यंग्य चित्रों, पोस्टरों, चिन्हों, फोटोग्राफ, पुतला बनाकर आदि द्वारा भी हो सकती है। अभियुक्त द्वारा परिवादियों का एक ग्रुप फोटो लेकर उसे गुंडा युद्ध के सिपाही शीर्षक दिया जाना इस धारा के अंतर्गत लांछनास्पद एवं मानहानिकारक अपराध का कार्य माना गया है। प्रकाशन। इस धारा के लिए मानहानिकारक सामग्री का प्रकाशन अति आवश्यक है।
यहाँ प्रकाशन से आशय उसके शाब्दिक अर्थ से नहीं है, वरन इससे तात्पर्य है कि जिस व्यक्ति पर लांछन लगाया गया हो उसे छोड़कर वह मान हानिकारक सामग्री किसी अन्य व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। अतः जिस व्यक्ति की मान हानि की गई उस व्यक्ति को लांछनास्पद बात कहना या सुनाना मान हानि का अपराध नहीं माना जाएगा जब तक कि वह अन्य किसी तीसरे व्यक्ति की जानकारी में न आ गई हो। किसी कर्मचारी की गोपनीय चरित्रावली में उल्लिखित लांछन इस पर टिप्पणियां जो संबंधित कर्मचारी को सीधे भेजी गई हो मान हानिकारक नहीं मानी गई, जैसा कि इस धारा के में 9वें स्पष्टीकरण में दर्शाया गया है। यह बात अलग है कि वह कर्मचारी स्वयं ही ऐसी विपरीत टिप को इधर उधर लोगों को दिखाता फिरे। किसी अपमानजनक सामग्री को एक पोस्ट कार्ड पर लिखना या हाथ पर्चियों में छपाकर बांटना या रेडियो या दूरदर्शन पर उसका प्रसारण करना मान हानि का अपराध होगा। किसी पति को उसकी पत्नी के बारे में कोई लांछनास्पद बात कहना, एक लिख भेजना या पत्नी को पति के बारे में कोई मान हानिकारक बात कहना या लिख भेजना इस धारा के अर्थ में प्रकाशन माना जाएगा और अभियुक्त को इस धारा के अंतर्गत दंडित किया जा सकेगा। परंतु किसी पति पत्नी द्वारा एक दूसरे के लिए लांछनास्पद शब्द कहे जाना मानी हानि नहीं मानी जाएगी। यह आवश्यक नहीं कि जो व्यक्ति मान हानिकारक सामग्री का प्रकाशन करता है वही उसका रचयिता भी हो। जो व्यक्ति लांछनास्पद सामग्री की विरचना करता है और जो उसका प्रकाशन करता है दोनों ही समान रूप से दोषी होंगे। किसी अपमान लेख का प्रकाशन मान हानि के लिए आवश्यक रूप से दायित्वधीन होगा, चाहे उसका प्रारंभ करता हो या उसका पुनरावृत्ति कर रहा हो। भगत सिंह बनाम लक्ष्मण सिंह के बाद में यह निश्चित किया गया कि किसी पत्रिका का मालिक स्वामी की हैसियत से उसमें प्रकाशित मान हानिकारक लेख के लिए इस धारा के अंतर्गत दायित्वधीन नहीं होगा। इस प्रकार किसी समाचार पत्र को प्रकाशित करने वाली संस्था का अध्यक्ष उसके समाचार पत्र में प्रकाशित मान लेख के लिए अध्यक्ष की प्रस्तुति के कारण दोषी नहीं माना जाएगा, बल्कि उस समाचार पत्र का संपादक इसके लिए दायित्वधीन होगा। आशयित क्षति। इस धारा के अंतर्गत मानहानि के अभियोजन में क्षति के इस व्यक्ति द्वारा यह साबित किया जाना आवश्यक है कि अभियुक्त द्वारा अपमान लेख या अपमान वचन का प्रकाशन इस आशय से किया गया है कि ताकि क्षतिग्रस्त व्यक्ति की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचे। परिवादी को यह साबित करना आवश्यक नहीं है कि अभियुक्त के अपलेख या अवचन से उसकी प्रतिष्ठा को वास्तव में हानि हुई है। उसे मात्र यह साबित करना होगा कि अभियुक्त का आशय परिवादी की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाना तथा यह वह जानता था कि उसे विश्वास करने का कारण था कि उसके अपमान लेख या अपमान वचन से परिवादी की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचना संभावित है। इस धारा के संदर्भ में हानि से तात्पर्य प्रतिष्ठा पर आघात से है। ऐसा कोई अपमान लेख या अपमान वचन जो परिवादी को उसके परिचितों या उसे जानने वाले लोगों की नजरों में गिरा दे या वे उससे बचने लगे या कतराने लगे मान हानिजनक कहलाएंगे। ऐसा कोई कृत्य जो किसी व्यक्ति को स्वयं की नजरों में गिरा दे मान हानिकारक नहीं माना जाएगा। किसी व्यक्ति के स्वयं के बारे में अभिमत को उसकी प्रतिष्ठा नहीं कहा जाएगा। MP नारायण पिल्लई तथा अन्य बनाम MP चाको तथा अन्य के मामले में केरल उच्च न्यायालय ने विनिश्चित किया कि जहां कोई लेख विभिन्न अलग अलग भागों में प्रकाशित किया गया हो, जिनमें से कुछ भागों में मान हानिकारक सामग्री हो और अन्य में ना हो, तो ऐसी दशा में संपूर्ण लेख को पढ़कर यह निष्कर्ष निकाला जाएगा कि कुल मिलाकर वह मान हानिकारक है अथवा नहीं। यदि अनापत्तिजनक अंश को मान हानिकारक अंश से पृथक किया जा सकता है तो अनापत्तिजनक अंश के लिए इस धारा के अंतर्गत कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। इस बात में यह कहा गया कि किसी संघ या व्यक्ति समूह के विरुद्ध लांछनास्पद बातें केवल तभी मान हानिकारक मानी जा सकेंगी यदि उस संघ या समूह में शामिल व्यक्तियों की संख्या निश्चित हो और पहचानी जा सकने वाली संस्था हो। किसी समुदाय विशेष की मान हानि नहीं हो सकती। किसी व्यक्ति को बदमाश, पाजी, लफंगा आदि कहना मानहानि की बात के लिए कारण उत्पन्न नहीं करता, क्योंकि इसे लांछनास्पद नहीं माना गया, जैसा कि पिंडोलोप बनाम वेस्टकोटे के इंग्लिश बाद में विनिश्चित किया गया है। इसी अहमद को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अमीर हसन बनाम सम्राट के बाद में स्वीकार किया है। इस बाद में अभियुक्त राम गुलाम बनाम मेहंदीलाल के बाद में अभिवक्ता था जिसने मुकदमे में पैरवी के दौरान प्रतिपक्ष के वकील अमीर हसन के प्रति यह उद्गार व्यक्त किया कि अमीर हसन पैरवी करना क्या जाने, कल तक तो वह उसका बाप गली गली फेरी लगाकर सामान बेचा करता था। अभियुक्त के इस कथन के लिए परिवादी ने उसके विरुद्ध मानहानि का अभियोजन चलवाया। विचार न्यायालय ने अभियुक्त को इस धारा के अंतर्गत सिद्ध दोष किया, परंतु इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश स्ट्रेट ने अभियुक्त की दोष सिद्धि अपास करते हुए अवगतन किया कि अभियुक्त द्वारा कहे गए उद्गार केवल अशिष्ट अभद्र मात्र थे जो मानहानि की कोटि में नहीं आते हैं। साथ ही साथ इस धारा के कुछ अपवाद भी हैं, वो भी हम बताएंगे। उल्लेखनीय है कि सभी अपमानजनक कथन इस धारा के अंतर्गत दंडनीय नहीं है।
इस धारा के 10 अपवादों में उन दशाओं का उल्लेख है जिनमें कोई लांछनास्पद कथन मान हानिकारक होते हुए भी अपराध नहीं कहा जा सकता। सुविधा की दृष्टि से इन अपवादों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रथम अपवाद मान हानिकारक कथन के सत्य होने पर तथा लोक कल्याण के लिए किए जाने पर अभियुक्त को आपराधिक दायित्व से उन्मुक्त दिलाता है। अपवाद 2, 3, 5 एवं 6 किसी लोक हित से संबंधित मामले में उचित टीका की दलील तर्क पर आधारित है, जबकि चौथा अपवाद न्यायिक कार्रवाई के दौरान उचित टिप्पणी को मानहानि की दंडिक कार्रवाई से उन्मुक्ति दिलाता है। अपवाद 7 एवं 8 व्यक्ति को विधिपूर्ण प्राधिकारी के समक्ष सद्भावना पूर्वक किए गए अभिकथनों के लिए मानहानि की दंडिक कार्रवाई से संरक्षण दिलाते हैं, जबकि अपवाद 9 तथा 10 व्यक्ति को सद्भावना पूर्वक स्वयं के हित तथा लोक कल्याण के लिए किए गए लांछनास्पद अभिकथनों से कारित मानहानि के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। इस संबंध में प्रोफेसर मायनी का कथन है कि वस्तुतः अपवाद 9 में एक समान सिद्धांत का उल्लेख है, जबकि अपवाद 7, 8 तथा 10 इसी सिद्धांत के उदाहरण मात्र हैं। अतः ये चारों अपवाद वास्तव में विशेषाधिकृत संसूचना के अंतर्गत ही आते हैं। अब हम एक एक करके अपवाद पढ़ेंगे जो मानहानि के अंतर्गत नहीं आते हैं। प्रथम अपवाद, इस अपवाद तथा अपवाद 4 के लिए यह आवश्यक है कि परिवादी के विरुद्ध लगाया गया लांछन सत्य हो। इस अपवाद के अधीन संपूर्ण अपमान लेख सत्य होना चाहिए, न कि केवल आंशिक रूप से सच हो। परंतु अभियुक्त को इस अपवाद का लाभ तभी उपलब्ध हो सकेगा जब लांछनास्पद सत्य मान हानिकारक कथन लोकहित के लिए किया गया हो। क्या किया गया हो? लोकहित के लिए किया गया हो। चमनलाल बनाम पंजाब राज्य के बाद में उच्चतम न्यायालय ने विनिश्चित किया कि अभियुक्त को इस धारा के प्रथम अपवाद का लाभ तभी मिल सकेगा जब वह 2 बातें साबित कर दे। प्रथम यह कि परिवादी के विरुद्ध लगाया गया मान हानिकारक लांछन सत्य था, तथा दूसरा यह कि उसका प्रकाशित किया जाना लोक कल्याण के लिए आवश्यक था। इस बात में अभियुक्त इन दोनों की बातों को साबित करने में पूर्णतः विफल रहा था, तथा साक्ष्य के आधार पर यह पाया गया कि लांछन न केवल असत्य था बल्कि सत्यता से दुष्प्रेरित होकर लगाया गया था। अतः अभियुक्त को इस धारा के अंतर्गत दोष सिद्ध किया गया। एक बाद में ए और बी एक म्युनिसिपल समिति के अध्यक्ष पद हेतु प्रतिद्वंदी सदस्य थे। ए ने बी के मनोनयन पर इस आधार पर आपत्ति उठाई कि वह एक शराबी था। बी द्वारा ए के विरुद्ध मानहानि का अभियोजन लाया जाने पर ए ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि उसके द्वारा बी के प्रति किया गया कथन न केवल सत्य था बल्कि वह सद्भावना पूरे लोक कल्याण के लिए किया गया था। ए को इस धारा के प्रथम अपवाद का बचाव दिया गया और उसे दोष मुक्त कर दिया गया। अब हम पढ़ेंगे द्वितीय अपवाद। प्रत्येक नागरिक को अपने देश के लोक सेवकों के उनके आचरणों तथा कृत्यों के संबंध में सद्भावना पूर्वक अपने विचार प्रकट करने का अधिकार है जो जनसाधारण से संबंधित हैं, परंतु विधि किसी भी व्यक्ति को इस अधिकार की ओट में किसी लोक सेवक की ईर्ष्यावश झूठी निंदा करने की छूट नहीं देती है। अतः किसी व्यक्ति को इस धारा के द्वितीय अपवाद का लाभ उसी स्थिति में प्रदान किया जा सकता है जब उसने किसी लोक सेवक के आचरण के संबंध में बिना किसी दुर्भावना के सद्भावना पूर्वक अपने विचार प्रकट किए हों जो वास्तव में लांछनास्पद तथा मानहानिजनक हैं। यदि कोई लेखक लोकपद धारा किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन की आलोचना करता है तो यह उचित आलोचना के अंतर्गत ग्राह्य नहीं होगा। यदि किसी लोकपदधारी व्यक्ति के लोक चरित्र का केवल एक पहलू विचारणीय है तो उसका संपूर्ण चरित्र लोक आलोचना हेतु प्रसारित नहीं किया जा सकता। इस धारा के अपवाद 2 के बचाव का दावा करने वाले व्यक्ति को यह साबित करना आवश्यक होता है कि उसके द्वारा व्यक्त की गई राय एक लेखक के लोक कर्तव्य अथवा उसके चरित्र के संबंध में जो उसके कार्य जो प्रकट होता है सद्भावना पूर्वक की गई थी। यदि राज्य की संस्था के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणियां की जाती हैं और वे किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह तक सीमित नहीं है तो ऐसी दशा में इस धारा के अधीन मानहानि संबंधी अपवाद का लाभ उपलब्ध नहीं होगा। करतार सिंह बनाम राज्य के बाद में यह कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति लोक सेवक का पद स्वीकार करता है तो उसे लोक कार्यों से संबंधित मामलों में टीका टिप्पणी तथा आलोचनाओं के लिए तैयार रहना चाहिए तथा इस प्रकार के आक्रमण को आवश्यक किंतु अप्रिय उपांग समझना चाहिए। डॉक्टर राधानाथ रथ बनाम विजय प्रसाद राय के बाद में लोक सेवक के आचरण के बारे में समाचार पत्र में किए गए मान हानिकारक कथन के लिए उस समाचार पत्र के संपादक तथा प्रकाशक को दायित्वहीन नहीं ठहराया गया क्योंकि कथित समाचार एक ऐसे रिपोर्टर द्वारा दी गई सूचना पर आधारित था जो स्वयं एक विश्वसनीय पत्रकार था। इसी प्रकार ए.के. जैन बनाम सिक्किम राज्य के बाद में समाचार पत्र प्रकाशित करने वाली कंपनी के अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक को अपमानजनक लेख के प्रकाशन के लिए दोषी नहीं माना गया क्योंकि उस मामले से वे व्यक्तिगत रूप से संबंधित थे। उल्लेखनीय है कि इस अपवाद के संदर्भ में जो अधिकार सामान्य नागरिक को प्राप्त है वे ही पत्रकारों को भी प्राप्त है। अतः इस संबंध में पत्रकारों को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। सार्वजनिक समाचार पत्र में लेखा प्रकाशित करने वाले लेखक को भी यही समान अधिकार ही प्राप्त होते हैं, न कि कोई विशेष अधिकार। तो ये दूसरा अपवाद हो गया। अब तीसरा अपवाद क्या है? तीसरे अपवाद के अनुसार
लोक सेवक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति के आचरण और शील के बारे में सद्भावनापूर्वक कोई मत प्रकट करना मानहानि नहीं है, भले ही वह कथन अपमानजनक हो। टी कुन्हाम्बू बनाम ए सोजात के बाद में एक समाचार पत्र के संपादकीय पत्र में एक सरकारी चिकित्सालय के बारे में कहा गया कि उसमें वित्तीय घोटाले किए जा रहे हैं तथा नर्सों को रात की ड्यूटी पर आने के लिए विवश किया जा रहा था और न आने पर प्रताड़ित किया जा रहा था तथा अध्यक्ष छांट कर वाउचरों पर हस्ताक्षर कर रहा था। न्यायालय ने कहा कि यह तथ्यों पर आधारित कथन था, न कि किसी के मत की अभिव्यक्ति। केवल यह तथ्य कि उक्त पत्र में अस्पताल के बारे में जांच की मांग की गई थी उसे इस धारा के तृतीय अपवाद के अंतर्गत स्वीकार किए जाने योग्य नहीं बना देता। इस अपवाद के संदर्भ में यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि सांसदों, विधायकों, निगम के पार्षदों या जनसेवकों आदि के सार्वजनिक आचरण के बारे में निसंदेह उचित टीका टिप्पणी की जा सकती है, भले ही वह कितनी तीखी या चुभती हुई क्यों ना हो, लेकिन उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में कीचड़ उछालने की छूट किसी व्यक्ति को नहीं दी जा सकती। साहिब सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के बाद में उच्चतम न्यायालय ने विनिश्चित किया कि कलयुग समाचार पत्र के संपादक द्वारा अपने समाचार पत्र में लोक अभियोजकों तथा सहायक लोक अभियोजकों विरुद्ध रिश्वतखोरी का अनर्गल आरोप लगाया जाना इस धारा के तृतीय अपवाद के अंतर्गत क्षम्य नहीं होगा। इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को उतावलेपन से कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए यदि यह साबित कर दिया जाता है कि टीका बिना किसी औचित्य के दुर्भावना से प्रेरित थी तथा ऐसे टीका करने वाला व्यक्ति किसी निजी स्वार्थवश ऐसा कर रहा था तो उसे कठोरतम दंड देय होगा। इस बात में लोक अभियोजकों ने उक्त समाचार पत्र के विरुद्ध सरकारी अनुज्ञा प्राप्त करके अलीगढ़ में शिकायत दायर की थी। चतुर्थ अपवाद क्या है? चौथा अपवाद, इस अपवाद के अंतर्गत न्यायालयों की कार्रवाई की सारता सही रिपोर्ट प्रकाशित करना मानहानि नहीं है। यद्यपि इस प्रकार के प्रकाशन से किसी व्यक्ति विशेष की मानहानि होना संभव है, परंतु सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के प्रकाशन को इस अपवाद के अधीन संरक्षण प्रदान किया गया है। इस अपवाद के अंतर्गत यह अपेक्षा नहीं की गई कि रिपोर्ट अक्षरशः सही हो, वह सारता सही होने पर भी अभियुक्त को इस अपवाद का लाभ मिल सकेगा, भले ही कार्रवाई एक तरफा निर्णीत हुई हो या वह विचारण न्यायालय से अधिकारातीत हो। इस अपवाद के लिए सद्भावना का कोई महत्व नहीं है, परंतु यदि ऐसी टीका टिप्पणी में कोई अश्लील बात कही गई तो अभियुक्त के विरुद्ध इस धारा के अंतर्गत अभियुक्त के विरुद्ध आईपीसी की धारा 392 के अंतर्गत आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। जतीश चंद्र बोस बनाम डॉक्टर हरिशरण मुखर्जी के बाद में न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि इस धारा के चतुर्थ अपवाद के अंतर्गत संसदीय विधानमंडलों की कार्रवाइयों के संबंध में कोई छूट प्रदान नहीं की गई है, परंतु निवेदित है कि इन कार्रवाई के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 105, 194 पूर्ण विशेषाधिकार के प्रावधान हैं। टी सतीश बी पाई बनाम नारायण नगप्पा नायक के बाद में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने विनिश्चित किया कि एक बार जब बीएनएस के अधीन अपराध कारित होने की प्रथम इत्तला रिपोर्ट दर्ज करा दी जाती है तो लोक प्राधिकारी उसका संज्ञान कर लेते हैं और आवश्यक कानूनी कार्रवाई प्रारंभ हो जाती है, तो समाचार पत्रों में इस अपराध के बारे में एफआईआर के तथ्यों को प्रकाशित करना अवमानना के समतुल्य नहीं होगा और ऐसा प्रकाशन इस धारा के चौथे अपवाद के अंतर्गत पत्रकार के विरुद्ध विधिक कार्रवाई से संरक्षित होगा। पांचवा अपवाद क्या है? पांचवा अपवाद कहता है इस अपवाद के अनुसार न्यायालय द्वारा निर्णीत प्रकरण के गुण अथवा उस बात के साक्ष्यों या अन्य संबंधित व्यक्तियों के आचरण के विषय में सद्भावना पूर्वक व्यक्त की गई राय मानहानि नहीं मानी जाएगी, परंतु किसी भी व्यक्ति के चरित्र या शील पर आक्रमण करना इस अपवाद के अंतर्गत अनुज्ञेय नहीं है। इस अपवाद में दिए गए दृष्टांत द्वारा इस संबंध में स्थिति अधिक स्पष्ट की गई है। इस धारा के अंतर्गत व्यक्ति को केवल विशेषाधिकार कल्प प्रदान करता है, न कि पूर्ण विशेषाधिकार। छठा अपवाद, किसी लोक कृति के संबंध में सद्भावना पूर्वक कोई अभिमत प्रकट करना इस अपवाद के अनुसार मानहानि नहीं है। यह अपवाद मुख्यतः साहित्यकारों, चित्रकारों, नाटककारों आदि की कृतियों के संदर्भ में प्रकट की गई राय को संरक्षण प्रदान करता है, परंतु ऐसी राय उक्त कलाकारों की कृतियों के प्रति ही प्रकट की गई होनी चाहिए, न कि उनके व्यक्तिगत चरित्र या आचरण के बारे में लोक कृतियों के संबंध में की गई हो। आलोचना उसके गुणागुण पर आधारित होनी चाहिए, न कि उसके रचयिता की क्षमता या कुशलता पर। इस अपवाद में प्रयुक्त शब्द रचयिता के अंतर्गत किसी बिल्डिंग का रूपांकन डिजाइनर, आविष्कारकर्ता, चित्रकार, वस्तुशिल्पकार, संपादक या प्रेस के संवाददाता आदि का भी समावेश है। मेरीबेल बनाम कार्सन के इंग्लिश वाद में अभियुक्त ने मेरीबेल द्वारा रचित नाटक को अनैतिक कहा, जबकि उसमें ऐसा कुछ नहीं था। न्यायालय ने अभियुक्त को इस अपवाद का लाभ देने से इंकार करते हुए विनिश्चित किया कि अभियुक्त ने इस अपवाद की सीमाओं का अतिलंघन किया था, अतः वह मानहानि का दोषी था। इसी प्रकार डुपियानी बनाम डेविस के बाद में अभियुक्त ने समाचार पत्र में प्रकाशित अपने एक लेख में एक नाटक के अभिनेता के अभिनय के प्रति
असंतोष प्रकट करते हुए उसे यह सलाह दी कि वह अपने बेटर के पूर्व व्यवसाय में लौट जाए, जबकि वास्तव में उक्त अभिनेता ने बेटर का काम कभी किया ही नहीं था। अतः अभियुक्त को मानहानि के लिए दोष सिद्ध किया गया। 7वां अपवाद क्या है? यह अपवाद विधिपूर्ण प्राधिकार रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा अपने अधीनस्थ किसी व्यक्ति की सद्भावना पूर्वक निंदा को मानहानि नहीं माना जाता। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति किसी सेवक की शिकायत उसके स्वामी से करता है तो वह अपमानजनक होते हुए भी मानहानि नहीं मानी जाएगी, परंतु यदि वह इसी बात को किसी समाचार पत्र में प्रकाशित करा देता है तो वह मानहानि के अपराध का दोषी होगा। जहां परिवादी को पूरी जांच पड़ताल करने के पश्चात अपने स्वामी के यहाँ चोरी करने के अपराध में नौकरी से निकाल दिया गया हो तथा उसे अपना प्रतिपक्ष प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया हो, तो ऐसी जांच के बाद यह निर्णय दिया जाना कि चोरी की बात सही है, मानहानि के लिए अभियोज नहीं हो सकता है। हर्ष मंदिरत्ता बनाम महाराज सिंह के बाद में परिवादिनी अर्जुन सिंह नामक व्यक्ति की पत्नी थी, जो दिल्ली स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ के वाद एवं कृषि संगठन के योजना निदेशक महाराज सिंह के सहायक रूप में नियुक्त थे। योजना निदेशक महाराजा सिंह के विरुद्ध अभिकथित था कि यद्यपि अर्जुन सिंह उनके सहायक के रूप में कार्यरत थे, फिर भी अभियुक्त महाराजा सिंह उससे कोई काम नहीं देता था, उल्टे उसे अनेक तरह से परेशान करता था। उसका कहना था कि अर्जुन सिंह को झेलने के सिवाय उसके पास अन्य कोई विकल्प नहीं था और वह अनिच्छा से उसे सहायक के रूप में रखे हुए था। परिवादिनी का आरोप था कि अभियुक्त के उक्त कथन के कारण उसके पति अर्जुन सिंह की मानहानि हुई थी, जो इस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, तो इसके कारण वह तथा उसके परिवारजन क्षुब्ध थे। प्रकरण को खारिज करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिकथन किया कि किसी प्राधिकारी द्वारा अपने मातहत कर्मचारी की कार्य प्रणाली के बारे में साधारण टिप्पणी या टीका मानहानिजनक नहीं होती, क्योंकि इससे उस कर्मचारी की कार्य क्षमता, आचरण, प्रतिष्ठा या चरित्र पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। न्यायालय ने यह भी कहा कि इस बात में अभियुक्त का कथन इस धारा के 7वें अपवाद के अंतर्गत संरक्षित तथा परिवादिनी ने स्वयं यह आरोप नहीं लगाया कि अभियुक्त ने परिवादिनी के पति के चरित्र या नैतिक आचरण के बारे में कोई प्रतिकूल टिप्पणी की है। 8वां अपवाद, इस अपवाद के अनुसार किसी विधिपूर्ण प्राधिकार व्यक्ति के समक्ष किसी व्यक्ति पर सद्भावना पूर्वक कोई अभियोग लगाना मानहानि नहीं है, परंतु उस प्राधिकृत व्यक्ति को उस व्यक्ति पर अधिकारता प्राप्त होनी चाहिए। सद्भावना के अभाव में किसी व्यक्ति द्वारा मजिस्ट्रेट को की गई शिकायत इस अपवाद के अंतर्गत संरक्षित नहीं है। आनंद राव बालकृष्ण बनाम बंबई राज के बाद में अभियुक्त ने मामलतदार द्वारा चल संपत्ति की बिक्री के मूल्य निर्धारण संबंधी फैसले के विरुद्ध अपील में मामलतदार पर यह आरोप लगाया कि उसने अभियुक्त के प्रति ईर्ष्या और देशभाव से प्रेरित होकर उक्त आदेश पारित किया था और इस प्रकार अभियुक्त को तंग करने के लिए अपने प्राधिकार का दुरुपयोग किया था। न्यायालय ने अभियुक्त को इस धारा के अपवाद 8 और 9 का संरक्षण देते हुए मानहानि के आरोप से दोष मुक्त कर दिया। 9वां अपवाद, अपने स्वयं के हित अथवा किसी अन्य व्यक्ति के हित के संरक्षणार्थ सद्भावना पूर्वक किए गए लांछनास्पद अभिकथन मानहानि नहीं होते, परंतु लांछन लगाने वाले व्यक्ति का हित वास्तविक तथा विधिक होना चाहिए। पद्मन बाबुल बनाम सम्राट के बाद में अभियुक्तों ने परिवादियों के विरुद्ध यह संदेह प्रकट किया कि उन्होंने शराब पी है, इसलिए उन्होंने जात बिरादरी से उनके भ्रष्ट आचरण के बारे में शिकायत की, जिस पर परिवादियों ने अभियुक्त के विरुद्ध मानहानि का अभियोग चलाया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि अभियुक्तों को इस धारा के 9वें अपवाद का संरक्षण प्राप्त होने के कारण वे निरपराध थे, क्योंकि जात बिरादरी का सदस्य होने के नाते उन्होंने बिरादरी के हितों की रक्षा के लिए लांछन लगाया था। यह संसूचना उस जात बिरादरी से बाहर किसी अन्य को नहीं दी गई थी और उसकी जांच करने की अधिकारिता बिरादरी को प्राप्त थी। पुरुषोत्तम काला के बाद में अभियुक्त अपने भागीदार की ओर से एक मुकदमे का निरीक्षण कर रहा था। उसने न्यायाधीश को संसूचना दी कि परिवादी गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है, अतः अभियुक्त को अदालत में बैठने की अनुमति दी जाए। ऐसा लांछन लगाने में अभियुक्त की दुर्भावना सिद्ध नहीं हो सकी, अतः उसे इस धारा के 9वें अपवाद का लाभ देकर दोषमुक्त कर दिया गया। साथियों, ये हमने आपको क्या बताए हैं, 9वां अपवाद बताया। अब हम बताएंगे आपको 10वां अपवाद क्या होता है। इससे पहले कुछ हम और बता देते हैं इसी 9वें अपवाद के अंतर्गत, जिसमें स्पष्ट किया गया है न्यायाधीश इस अपवाद के अंतर्गत न्यायाधीशों द्वारा कार्रवाई के दौरान किए गए मानहानिकारक कथनों तथा मुकदमों के पक्षकारों, अधिवक्ताओं, वकीलों, साक्षियों आदि के विशेष अधिकारों को मानहानि की कार्रवाई से संरक्षण प्राप्त है। किसी न्यायाधीश द्वारा न्यायिक कार्रवाई के दौरान प्रयुक्त किए गए शब्दों, कथनों के लिए मानहानि का वाद नहीं चलाया जा सकेगा, भले ही वे शब्द कथन झूठे, विद्वेषपूर्ण तथा बिना किसी औचित्य के क्यों न हो। विधि के अंतर्गत न्यायाधीशों को यह विशेषाधिकार भ्रष्ट और विद्वेष भाव रखने वाले न्यायाधीशों को संरक्षण देने के उद्देश्य से नहीं दिया गया, अपितु यह उचित न्याय प्रशासन हेतु आवश्यक समझा गया है। यह है एंडरसन बनाम जॉर्ज 1895 के बाद में स्पष्ट किया गया है। अधिवक्ता,
9वें अपवाद के अंतर्गत न्यायिक कार्रवाई के पक्षकारों की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं तथा वकीलों को भी विशेषाधिकार प्राप्त है। सुखदेव विट्ठल पंसारे बनाम राज के बाद में अभियुक्त, जो कि परिवादी का पिता था, ने एक वकील के मार्फत नोटिस में इस बात से इंकार किया कि परिवादी उसका पुत्र है और उसके द्वारा अपनी माता पर चरित्र भ्रष्टा होने के लांछन लगाए जाने के कारण उसे पारिवारिक संपत्ति में हिस्से से वंचित किया गया है। यह संसूचना धारा इस धारा के 9वें अपवाद के अधीन संरक्षित थी तथा वकील के लिपिक द्वारा इस नोटिस को टंकित किया जाना इस धारा के अर्थ में उसका प्रकाशन नहीं माना गया है। परंतु अधिवक्ता वर्ग द्वारा इस विशेषाधिकार का दुरुपयोग किसी भ्रष्ट या विद्वेषपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति हेतु नहीं किया जाना चाहिए। साक्ष्यों के विशेष अधिकार। इस संबंध में लगभग सभी उच्च न्यायालयों का यही मत है कि न्यायालय में साक्ष्य देने वाले साक्षियों को उनके द्वारा गवाही बयान में किए गए अभिकथनों के लिए केवल अर्ध विशेष अधिकार प्राप्त है। अतः यदि वे गवाह के कटघरे में खड़े होकर शपथ पूर्वक किसी के विरुद्ध कोई अपमानजनक अभिकथन करते हैं तो वह कथन सद्भावना पूर्वक न किए जाने की दशा में उनके विरुद्ध मानहानि का अभियोग लाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? मानहानि का अभियोग लाया जा सकता है। 10वां अपवाद। इस अपवाद के अंतर्गत किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध सद्भावना पूर्वक सावधान करना मानहानि नहीं है, परंतु इस अपवाद के अंतर्गत अभियुक्त को संरक्षण तभी प्राप्त हो सकेगा जब ऐसी सावधानी या चेतावनी उस व्यक्ति की भलाई के लिए दी गई हो या फिर वह लोक कल्याण के लिए हो। उदाहरण, ए अपने घनिष्ठ मित्र बी को, जो कि सी का नौकर रखना चाहता है, सद्भावना पूर्वक यह संसूचना देता है कि सी को उसने ए ने नौकरी से निकाल दिया है क्योंकि वह एक बेईमान और धोखेबाज व्यक्ति है। तो यहाँ ए द्वारा सी के प्रति किया गया लांछनास्पद कथन मानहानि नहीं माना जाएगा, क्योंकि ए ने बी को सी से सावधान रहने की चेतावनी सद्भावना पूर्वक दी है और यह धारा के 10वें अपवाद के अधीन संरक्षित है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति द्वारा किसी विवाह योग्य लड़की के माता पिता को उनके द्वारा पसंद किए गए वर के दुश्चरित होने के बारे में उन्हें सद्भावना पूर्वक सूचित किया जाना तथा उससे अपनी लड़की का विवाह न करने का परामर्श देना इस अपवाद के अंतर्गत मानहानि नहीं होगी, भले ही वह कथन उस वर के प्रति लांछनास्पद क्यों न हो। उच्चतम न्यायालय ने बलराज खन्ना बनाम मोतीराम के बाद में निर्णय दिया कि उपरोक्त अपवादों का आश्रय केवल विचारण प्रारंभ होने के पश्चात जांच की अवस्था में लिया जा सकता है। मानहानि के बाद में अपराध का संज्ञान। श्रीमती पेट सार बनाम द्विजेंद्र नाथ के बाद में अब निर्धारित किया गया कि कोई भी न्यायालय मानहानि के अपराध का संज्ञान तब तक नहीं करेंगे जब तक कि व्यथित व्यक्ति द्वारा परिवाद दायर न किया जाए। उल्लेखनीय है कि व्यथित व्यक्ति से तात्पर्य अपमानित व्यक्ति से नहीं है, क्योंकि व्यथित व्यक्ति का अर्थ अपमानित व्यक्ति से कहीं अधिक व्यापक है। न्यायालय द्वारा मानहानि से व्यथित व्यक्ति का परिवार स्वीकार किया जा सकेगा, भले ही उन्हीं तथ्यों के आधार पर किसी लोक सेवक की शिकायत पर अभियुक्त के विरुद्ध मानहानि के अपराध का अभियोजन चलाया जा सकता हो। इसका कारण यह है कि दोनों अपराध मूलतः भिन्न हैं, भले ही वे अभियुक्त के एक ही कथन के परिणाम स्वरूप उद्भूत हुए हों। तो साथियों, ये थे अपवाद जो हमने आपको बता दिए और उदाहरण भी दिए। साथ ही साथ कुछ और तथ्य हम बताएंगे। उच्चतम न्यायालय ने मोहम्मद अब्दुल्ला खान बनाम प्रकाश के वाद में इस धारा के अंतर्गत मानहानि संबंधी विधि का संक्षेपीकरण करते हुए अभिकथन किया कि इस अपराध के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध लांछन लगाया गया हो, साशय हो, जो लांछन लगाया गया हो साशय हो, दूसरा जानकारी ज्ञान सहित हो, नंबर तीसरा इसके होने के लिए उचित कारण हो, नंबर दूसरा ऐसा लांछन अभ्यारोप लिखित या मौखिक शब्दों में हो, संकेतों में हो, दृश्य रूपीणों द्वारा हो, बाय विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो। किसी व्यक्ति के विरुद्ध लांछन लगाना और प्रकाशित करने में विभेद निम्नानुसार है। यदि ए बी से कहता है कि बी अपराधी है तो ए लांछन लगाता है, यदि ए सी से कहता है कि बी अपराधी है तो ए लांछन प्रकाशित करता है। क्या करता है? लांछन प्रकाशित करता है। तो साथियों, ये हमने आपको कुछ स्पष्ट कर दिए हैं, जिसमें हमने कुछ आपको उदाहरण भी बताए हुए हैं। साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि इस धारा के अंतर्गत ये भी जरूरी है, अगर कोई इस प्रकार के कृत्य करता है, कैसे मान हानिकारक जानी हुई बात को मुद्रित या उत्कीर्ण करता है तो भी उसे दंडित किया जाएगा। तो उद्धृत करने के लिए 3 बातें साबित किया जाना है। पहली यह कि प्रश्नगत सामग्री मान हानिकारक थी, यह कि अभियुक्त ने मानहानिकारक सामग्री मुद्रित की या उत्कीर्ण की। नंबर तीसरा यह कि अभियुक्त यह जानता था या उसे यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण था कि वह सामग्री मान हानिकारक होगी। क्या होगी? मान कारक होगी। उल्लेखनीय है कि किसी समाचार पत्र का प्रकाशन जिसमें कोई मान हानिकारक बात छपी हो
इस धारा के अंतर्गत दायित्वधीन होगा, परंतु यदि वह उस समाचार पत्र का मुद्रक भी है तो उसे इस धारा के अंतर्गत भी अभियोजित किया जाएगा, तथापि उसको इस धारा के अंतर्गत आपराधिक दायित्व किसी भी प्रकार भी कम नहीं होगा। इसी में मानहानि में यह भी है कि मानहानिकारक विषय रखने वाले मुद्रित या उत्कीर्ण पदार्थ का बेचना भी दंडनीय है। इसमें आवश्यक आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं इसके अंतर्गत? अगर कोई मुद्रित उत्कीर्ण पदार्थ बेचेगा, कोई मुद्रित या उत्कीर्ण सामग्री बेचना या बेचने की प्रस्थापना करना। नंबर दूसरा, अभियुक्त को यह ज्ञात हो या ऐसा विश्वास करने के लिए उचित कारण हो कि ऐसी सामग्री मान हानिकारक है, तो इस तथ्य को साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर होगा कि अभियुक्त को यह ज्ञात था कि जो सामग्री वह बेच रहा है उसमें मान हानिकारक बातें विद्यमान हैं। मोहम्मद अब्दुल्ला खान बनाम प्रकाश के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि मान हानिजनक सामग्री को मुद्रित करना, उत्कीर्ण करना इस धारा के अंतर्गत एक पृथक अपराध है, जबकि ऐसी मुद्रित या उत्कीर्ण सामग्री को बेचना इस धारा के अंतर्गत एक अलग अपराध माना गया है, लेकिन अब वो बीएनएस के अंतर्गत ही आएगा। इस बात में परिवादी अपीलार्थी का आरोप था कि उसके विरुद्ध मान हानिकारक सामग्री समाचार पत्र में छापी गई थी। उसने समाचार पत्र के संपादक और मालिक के विरुद्ध 500, 501, 502 के अंतर्गत दिनांक 17 दिसंबर 2013 को मैंगलोर में एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन अपराधियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई। अतः उसने इनके विरुद्ध प्राइवेट परिवाद दायर किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मैंगलोर ने दिनांक 15 अप्रैल 2014 को प्रकरण का संज्ञान किया, परंतु प्रत्यार्थियों ने इसके विरुद्ध सेशन न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर की और उसके पश्चात उच्च न्यायालय में सीआरपीसी 482 के अंतर्गत याचिका दायर की। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण याचिका स्वीकार किया, परंतु इसके विरुद्ध अपील में उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के इस निर्णय को अपास कर दिया और अपील को स्वीकार करते हुए विचारणा न्यायालय को आदेशित किया कि वह विधि के अनुसार प्रकरण को निपटाए। इस बाद में विचारणीय प्रश्न यह था कि क्या समाचार पत्र में मुद्रित, प्रकाशित और बेची गई मान हानिजनक सामग्री के लिए समाचार पत्र के स्वामी को दायित्वधीन ठहराया जा सकता है, और क्या मालिक यह बचाव ले सकता है कि इसके लिए उस पर प्रतिनिहित दायित्व नहीं थोपा जा सकता। यह मुद्रा वास्तव में विचारणीय है। तो साथियों, इस प्रकार से एक उदाहरण हमने आपको बताया। तो ये थी क्या मानहानि से संबंधित बीएनएस की धारा 356, जो कि हमने आपको स्पष्ट की कि मानहानि क्या होती है। अब हम आपको बताएंगे कि इसमें दंड का क्या प्रावधान है। तो दंड का प्रावधान हम आपको स्पष्ट कर देते हैं कि इसमें 2, 3, 4 सब क्लोज हैं। कितने सब क्लोज हैं? 2, 3, 4 सब क्लोज हैं। 4 सब क्लोज हैं, जिनमें सभी में दंड का प्रावधान 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किए जाने का है। तो जो कोई किसी अन्य व्यक्ति की मानहानि करेगा वह सादा कारावास, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी। 356 का सब क्लोज 2 कहता है, जिसमें 2 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। सब क्लोज 3 क्या कहता है? जो किसी बात को जानते हुए विश्वास करने का अच्छा कारण रखते हुए किसी ऐसी बात किसी व्यक्ति के लिए मान हानिकारक है मुद्रित करेगा, उत्कीर्ण करेगा, यानी जो कोई मुद्रित करेगा, उत्कीर्ण करेगा, उसे दंडित किया जाएगा। 2 वर्ष तक का कारावास है इसमें भी। और 4th क्या कहता है? जो कोई मुद्रित उत्कीर्ण पदार्थ जो मान हानिकारक विषय के अंतर्विष्ट है, यह जानते हुए बेचेगा, बेचने के लिए प्रस्थापना करेगा, तो उसको दंडित किया जाएगा, जिसमें 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट भी करते जाएं। थैंक यू दोस्तों।